हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 160 से 164 ए के बारे में बताने जा रहा हूँ। संज्ञेय मामलों में जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तब एक आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है उस मामले का अन्वेषण करने के लिए। जब पुलिस संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज कर लेती है तो उसको अन्वेषण करने की शक्ति सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 156 के तहत प्राप्त हो जाती है। और आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो उस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है, वह उस मामले से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज कलेक्ट करता है और वह यह भी परीक्षा करता है कि जो आरोप अभियुक्त के ऊपर लगाया गया है उस आरोप की जांच करता है कि अभियुक्त के ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है वह आरोप सही है या झूठे ही उस अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है। इन सब आरोपों की वह जांच करता है और इन सब आरोपों के जांच के दौरान वह साक्ष्यों को बुला सकता है, उस साक्ष्यों की परीक्षा कर सकता है। यह सब वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी पुलिस अधिकारी कर सकता है। वह साक्ष्यों की परीक्षा किस धारा के तहत करता है, आइए आप सबको इस बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत वह साक्ष्यों को हाजिर होने के लिए लिखित में आदेश जारी कर सकता है। और यदि कोई साक्षी जो 15 साल से नीचे का है या 65 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी परीक्षा वह स्वयं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाकर उसके घर पर उसकी परीक्षा यानी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। और साक्ष्यों की आने जाने में जो भी खर्च लगता है वह पुलिस अधिकारी के माध्यम से सरकार द्वारा दिलाया जाता है। अब आइए आपको बताता हूँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा कैसे की जाती है। पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा, उसका कथन रिकॉर्ड किया जाता है। साक्ष्यों से उस परीक्षा के दौरान उस घटना से संबंधित उसके विषय में जानकारी इकट्ठा की जाती है और उस जानकारी को पुलिस या तो मौखिक या तो लिखित लेखबद्ध कर सकती है और उस घटना से संबंधित जो भी साक्ष्य इकट्ठा होगा यानी कलेक्ट होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस साक्ष्य को कलेक्ट करेगा, उन साक्ष्यों के द्वारा बताए गए स्थान पर भी जाएगा और वहाँ पर जो भी साक्ष्य मिलेगा वह सब साक्ष्य धारा 161 के तहत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कलेक्ट करेगा। यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा बुलाए जाने पर यदि कोई साक्षी आनाकानी करता है और वह जाता नहीं है तो उसे आईपीसी की धारा 174 के तहत उसके ऊपर लोक सेवक के आदेश का पालन न करने की अवज्ञा करने पर आईपीसी की धारा 174 के तहत उस पर केस दर्ज की जा सकती है। अब आइए 161 का जो बयान है, यदि वह बयान
धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D में है या 376A, B, C, D, E में है जो महिलाओं से संबंधित है, तो उसका बयान महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ली जाएगी। ऐसा अमेंडमेंट 2013 में जोड़ा गया है। अब आइए धारा 162। धारा 162 आपको बताती है पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना और कथनों का साक्ष्य में कब उपयोग किया जा सकता है। ये आपको धारा 162 बताती है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साक्ष्यों की परीक्षा करता है या उससे जो भी जानकारी कलेक्ट करता है और उसको लेखबद्ध करता है, तो साक्षियों के द्वारा उस पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता है और ना ही उस पुलिस इंचार्ज यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा उस पर हस्ताक्षर कराया जा सकता है। लेकिन कभी कभी 161 का बयान जो है वो न्यायालय के समक्ष यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष मान्य नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर 161 का बयान मान्य होता है। जब एविडेंस एक्ट यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत वह जो 161 में बयान दिया गया होता है, जब उसकी साक्ष्यों के रूप में परीक्षा की जाती है और उस बयान से टैली खाता है, तब वह 161 का बयान भी मान्य हो सकता है। जब वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में बताए गए 161 में बयान के आधार पर जो भी साक्ष्य कलेक्ट किया जाता है और दोनों से टैली जब करता है वह, तब 161 का बयान मान्य रखती है। आइए धारा 163। धारा 163 बताती है कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना, यानी कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन ना तो देगा और ना करेगा और ना दिलवाएगा और ना करवाएगा। आइए सीआरपीसी की धारा 163 कहती है कि यदि कोई धमकी या वचन या उत्प्रेरणा का प्रभाव अगर उस साक्षी पर रहता है तो उस साक्षी का बयान मान्य नहीं रखता है, क्योंकि वह अपना बयान किसी धमकी में आकर, किसी वचन में आकर या किसी उत्प्रेरणा में आकर दे रहा है, तो वहाँ उस साक्षी का बयान मान्य नहीं होगा। आइए एक धारा 164। धारा 164 कहती है संस्कृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। धारा 164 ये बताती है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान लिया जाता है वह बयान मान्य होता है। उस बयान को लेखबद्ध किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में उस बयान को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऐसा हीनियस क्राइम में यानी महिलाओं के ऊपर जो आरोप लगा है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे 354, 354A, 354B, 354C, 354D यानी 376A, B, C, D, E के मामलों में उस साक्षी का कथन रिकॉर्ड किया जाता है और उसको साक्ष्य के रूप में एक लिफाफे में सीलबंद करके रखा जाता है। और जब मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होता है तो 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने जब साक्षियों का 164 का बयान होता है तो 164 के बयान
को मजिस्ट्रेट लेखबद्ध करती है और उस साक्षी को पढ़कर सुनाती है जो वह बयान देता है, और उसके बाद उस सब करने के बाद उस साक्षी को उस पर हस्ताक्षर करना होता है और मजिस्ट्रेट के सामने उस साक्षी का हस्ताक्षर होता है और उस बयान पर मजिस्ट्रेट का भी हस्ताक्षर होता है। क्योंकि ये बताया गया है कि 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाती है वह केस के दौरान जब केस ट्रायल पर चलता है तो 164 का जो बयान लिया जाता है वह बयान मान्य होता है, क्योंकि वह बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाती है, ऐसा कहा गया है। आइए 164 ए क्या बताती है। 164 ए बताती है बलात्कार के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा, यानी जो भी बलात्कार से पीड़ित व्यक्ति है उसकी चिकित्सीय परीक्षा किसी सरकारी मेडिकल प्रैक्टिशनर से कराई जाएगी, जो चिकित्सा विशेषज्ञ का विशेष ज्ञान रखता हो, या उससे नीचे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसकी परीक्षा कराई जाएगी। और उस परीक्षा के दौरान उस स्त्री का लाया जाना और किसने उसको लाया है, नाम और पता लिखा जाएगा, उस स्त्री की आयु लिखी जाएगी, डीएनए प्रोफाइल करने के लिए स्त्री के शरीर में ली गई कोई सामग्री का वर्णन वो भी लिखा जाएगा, स्त्री के शरीर पर क्षति के यदि कोई चिन्ह है तो उसको भी वहाँ पर लिखा जाएगा, स्त्री की साधारण मानसिक दशा को वहाँ पर लिखा जाएगा, उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियाँ उस मेडिकल परीक्षा के दौरान उस पर लिखी जाएंगी। आशा करता हूँ यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब यानी कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।